बच्चों, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि किस तरीके से रूस में किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थापना करना अवैध था, सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां चोरी छिपे बनाई गईं और धीरे धीरे इन लोगों ने समाजवाद के लिए समर्थन जुटाना शुरू किया। और इसमें आपको हमने बताया था एक पार्टी के विषय में बनाई गई और वो पार्टी थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन इन पार्टियों की विचारधाराएं थोड़ी अलग अलग थी और उसके पहले हम बताते हैं कि आगे चल करके इसी विचारधारा को ले करके रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में, दो ब्लॉकों में बंट जाती है। एक ब्लॉक बोल्शेविकों का हुआ, बोल्शेविक कहलाए, और दूसरा मेंशेविक कहलाए। बोल्शेविक की लीडरशिप लेनिन ने स्टार्ट किया और मेंशेविक की लीडरशिप जूलियस मार्टाप ने किया। अब लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थन बोल्शेविक पार्टी को मिलना शुरू हुआ। अब सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये जो दो ग्रुप बटे, इसमें सबसे ज़्यादा जुड़े सोसाइटी के उच्च वर्ग के लोग, या ये कह लीजिए ऐसे मजदूर जो अपने आप को बड़ा मानते थे। उच्च वर्ग नहीं कहिए, सोसाइटी के ऐसे पीजेंट्स मजदूर जुड़ना शुरू हुए जो अपने आप को उच्च मानते थे। और इसमें आपको इसी क्रम में इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पूरा रशियन सोसाइटी का जो वर्कर्स डिपार्टमेंट था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो लेकिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर जो थे, पार्टी के मेंबरशिप को लेकर के मतभेद हुआ। इसी वजह से रशियन सोशलिस्ट पार्टी दो भागों में, दो ब्लॉकों में बटी। बोल्शेविक के सपोर्टर यानी लीडर लेनिन का मानना था कि पार्टी के जो मेंबर होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा अनुशासित होने चाहिए, यानी सभी लोगों को इस पार्टी की मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं। कारण था कि आपको वही पिछले वीडियो की कहानी फिर अनुसरण कराते हैं। जैसे आपको हमने बताया फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लेबर होते थे, लेबर भी दो स्तरों में, दो ब्लॉकों में बटे हुए थे। तो लेनिन और वही कंडीशन ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का भी था, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी। वो अपने आप को मजदूरों से अलग समझते थे, अलग दिखाते थे। लेनिन का मानना था या सोच थी कि आने वाले समय में जब रेवोल्यूशन होगा तो अगर पार्टी में दोनों लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी तो हो सकता है इसमें एक वर्ग इस क्रांति में सहयोग न करे आपसी मतभेद के कारण। तो उनका कहना था कि ऐसे लोगों को ही मेंबरशिप मिलनी चाहिए जो अनुशासित हों और पार्टी के लीडर पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन मेंशेविक ठीक इसके विपरीत थे। इन लोगों का कहना था कि पार्टी की मेंबरशिप सभी को मिलनी चाहिए और यही वजह रहा कि इसी वैचारिक मतभेद के कारण रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी दो ब्लॉकों में बटी। तो लेकिन जो भी है, इस प्रकार रूस में समाजवाद को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1905 में जो रूस में क्रांति स्टार्ट हुई तो उस समय कंडीशन क्या बने, कैसी स्थितियां आई जिसकी वजह से
रूस में विरोध शुरू हुआ। तो आपको 1905 के पहले जाना पड़ेगा, वहाँ के सामाजिक हालात, आर्थिक राजनीतिक हालात पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो 1905 के पहले रूस में एक निरंकुश राजतंत्र था और उस समय तत्कालीन समय में रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस अपने तरीके से शासन चला रहा था और जार के इसी सिस्टम से वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और सभी लोग जार के इस निरंकुशता से मुक्त होना चाहते थे। यानी रूस के समाज के लोगों का ये मानना था कि इस सिस्टम में जो जार के द्वारा बनाया गया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए और उन लोगों का मानना था कि देश को चलाने के लिए एक संविधान जरूरी है और संविधान होने के साथ साथ एक स्ट्रांग पार्लियामेंट यानी एक मजबूत संसद भी होना चाहिए। और इस चीज की मांग दोनों ब्लॉकों ने किया, यानी कि सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी, ये दोनों ने किया। और ये केवल इसकी मांग यही नहीं कर रहे थे बल्कि एक और पार्टी जो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी थी और एक समूह था जदीदियों का। अब जदीदियों के विषय में आपको बताते हैं। जदीदी मुसलमानों का एक ऐसा समुदाय था जो इस्लाम में आधुनिकीकरण लाना चाहते थे और ये लोग भी राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी पार्टी के साथ साथ ये राष्ट्रवादी और जदीदियों ने भी इस बदलाव की मांग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से पूरे रूस में जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे इन सभी लोगों ने रूस में परिवर्तन यानी बदलाव की मांग शुरू किया। लेकिन 1904 का जो समय था, सन 1904 का जो समय था वो रूसी किसानों के लिए या मजदूरों के लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा था, क्योंकि फसलें खराब हो जाने की वजह से या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलें नुकसान हुई। महंगाई कहने का मतलब टोटल ये समझिए कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी और जब महंगाई बढ़ी तो जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उनके दाम भी बहुत तेजी से बढ़े। तो महंगाई बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ी, लेकिन उस महंगाई के अनुरूप जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई और उनके वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आ गई। अब होता कैसा है, मान लीजिए जैसे 10,000 रुपया आप आज के 10 साल पहले काम कर रहे हैं, वेतन आपको मिल रहा है, तो उस समय वस्तुओं की कीमत जो भी रही होगी कम ही होगी, उसमें आपका काम चल जाता था। लेकिन आज उसी वस्तु की कीमत 2 गुना से ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, आपकी जो इनकम है वही की वही है और उसी वस्तु की कीमत 2 गुने से ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है का मतलब वही जो उनका वेतन था, वास्तविक वेतन, उसमें 20% तक की यानी पैसा कम पड़ने लगा महंगाई के तुलना में। तो जिसके कारण वो लोग भी असंतुष्ट हुए, उनको समस्या होने लगी, तो वो लोग भी असंतुष्ट हो गए और उन लोगों ने वेतन वृद्धि और काम के घंटे घटाने की मांग शुरू कर दिया।
और मजदूरों ने भी यूनियन बनाना शुरू कर दिया और उस यूनियन में लोगों की सदस्यता के लिए जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि महंगाई इतनी थी, इनकम बहुत कम था, इस वजह से बहुत सारे लोग उन मजदूर यूनियन संगठनों के साथ जोड़ते चले गए। और जैसे जैसे इन मजदूर यूनियन की संख्या बढ़ी तो इन लोगों ने सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, या फिर सरकार सारी फैक्ट्री मालिकों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और इसके विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। और जब इनको कंपनी से निकाला जाता है तो उसके विरोध में वहाँ के मजदूर हड़ताल कर देते हैं और यहीं से हड़तालों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी के क्रम में सेंट पीटर्सबर्ग की फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे थे, लगभग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। और जैसा कि आपको हमने बताया, वहीं से हड़ताल का दौर शुरू हो जाता है। उसी के क्रम में एक फादर थे जिनका नाम था गैपान, उनके नेतृत्व में मजदूरों का एक समूह विंटर पैलेस, जो जार का महल था, उसके सामने पहुंचा और राजा से यानी जार से अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहा। लेकिन जार के जो पर्सनल सिपाही थे वो लोग उस समूह पर हमला कर देते हैं और उस हमले में लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इतिहास में यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी गई। तो ये घटना पूरे रूस के हर क्षेत्र में धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और जिससे विद्रोह की एक लहर सी आ गई रूस में। और अभी तक ये केवल समाजवादी पार्टियों के सदस्य ही विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे इस विरोध में रूस की आम जनता भी सम्मिलित हो गई और उन लोगों ने विचार कर लिया कि अब रूस के सिस्टम में, रशियन सिस्टम में बदलाव लाना है। आगे हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।